हाँ जी। नमस्ते कैसे सर। हैं? नमस्ते। कैसा फील कर रहे ठीक हैं आप? ठीक हूँ सर, कंफर्टेबल। एकदम कंफर्टेबल है? जी सर। काफ़ी स्माइलिंग लग रहे हैं आप, तो काफ़ी खुश हैं लग रहा है आज इंटरव्यू से हैं? हाँ जी सर। कि कौन सा इंटरव्यू है आपका, ये आरएस का? सर मेरा ये सेकेंड इंटरव्यू है सर। दूसरा इंटरव्यू है। तो पहले इंटरव्यू में सफलता क्यों नहीं मिल पाई, और इस बार क्यों मिलेगी? दोनों चीज़ें बताइए आप। जी सर, पहले अटेम्प्ट के दौरान ही मैंने खूब मेहनत की सर, लेकिन लगता है मुझे कुछ उसमें गलती रह गई थी सर। उस वजह से मैं सफल नहीं हो पाई, लेकिन सर अब की बार जो गलती रह गई थी उसको मैंने अच्छी तरीके से तैयार किया सर। और मुझे विश्वास है कि सर अब की बार मुझे सफलता मिलेगी। क्या गलती रह गई है और क्या सुधार किया, ये भी बता दीजिए आप। सर मुझे लगा था कि पिछली बार मैं मेरे मेंस के दौरान भी जो भी मेरे क्षमता थी मैं पूरा लिख नहीं पाया सर, कॉपी में एक्सप्रेशन नहीं कर पाया। और इंटरव्यू के हम्म। दौरान भी थोड़ी मेरे से झिझक थी सर, मैं जो मेरे विचार थे वो मैं सर इंटरव्यू बोर्ड तक पहुंचा नहीं पाया था सर। तो अब की बार मैंने मेरे एक्सप्रेशन में सर बहुत सुधार किया सर। मुझे विश्वास है कि सफलता मिलेगी। तो क्या प्रेफरेंस रखी है आपने, पोस्ट प्रेफरेंस क्या है आपकी? जी सर, फर्स्ट पेपर मेरी फर्स्ट सर आरएस है, सेकंड आरटीएस है, थर्ड बीडीओ है सर। ऐसा क्यों? आरपीएस आपकी सेकंड चॉइस में नहीं है? जी सर, मुझे तो मेडिकल फिटनेस में प्रॉब्लम थी सर, तो इसलिए सर मैंने आरएस से आरटीएस डाला सर। अच्छा, आप फिजिकली आपको लगता है कि आप आरपीएस के लिए फिट नहीं है? जी सर, मेरी माफी चाहूंगा सर, एक आंख में साइट नहीं है, इस वजह से सर मैं उसके लिए मेडिकल रूप से फिट नहीं हूँ सर। ओके ओके नरसिंह जी, कोई बात नहीं। तो फिर आपने सेकंड चॉइस सीधा आरटीएस कैसे डाला है? ये तो अलाइड सर्विस है और काफ़ी नीचे की पोस्ट है। इसके अलावा एक स्टेट सर्विस की बहुत अच्छी अच्छी पोस्टेज है, आपने आरटीएस, ये मुझे समझ में नहीं आया। जी सर, मेरी फर्स्ट चॉइस आरएस है, लेकिन सर मैंने सेकंड आरटीएस इससे डाला कि सर मैं आरटीएस से भी आरएस बन सकता हूँ सर। इसलिए सर मुझे लगता है कि मैं, यदि यदि ये चांस मिलता है तो भी मैं सर आरएस तक पहुंच पाऊंगा। बाकी कोई इसका कारण नहीं है? सिर्फ यही चांस है कि आप आरएस बन पाओ? तो आपको लगता नहीं कि आप अगली बार और एग्जाम देके कि आप आरएस नहीं बन पाओगे, या इस बार आपको विश्वास नहीं कि आप आरएस नहीं बन पाओगे? जी सर, मुझे विश्वास है कि सर मैं आरएस बनूंगा अब की बार भी, लेकिन यदि सर कुछ भी कारणों से मैं नहीं बन पाऊंगा तो वो मेरे लिए एक चांस रहेगा सर कि मैं वहां से भी आरएस तक पहुंच सकता हूं। और सर यदि नहीं भी मिलती है तो भी मैं कोशिश करूंगा कि उससे पहले भी आरएस तक पहुंच जाऊं सर नेक्स्ट अटेम्प्ट में। चलो बताइए, तहसीलदार के काम बताइए मुझे, 5 कार्य बताइए टू द पॉइंट, जो टॉप प्रायोरिटी के उसके काम रहते हैं। जी सर, तहसीलदार एक सर राजस्व अधिकारी के रूप में काम करता है, लैंड रिकॉर्ड अपडेट रखता है सर। एक पंजीयन अधिकारी के रूप में भी काम करता है सर। रिटर्निंग अधिकारी के रूप में भी काम करता है सर। इसके अलावा सर ये सर अपात्र जो सेवाएं हैं उसमें भी एक अपने तहसील का वो इस तरह का अधिकारी होता है सर। सर प्रोटोकॉल का भी काम करता है सर। ठीक है। अच्छा, बीडीओ आपने थर्ड चॉइस रखी है। बीडीओ की पोस्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीडीओ के काम बताइए आप, क्या क्या कार्य होते हैं बीडीओ के? सर वीडियो का मुख्यतः पंचायती राज विकास में इसका विकासात्मक कार्य से जुड़ा हुआ होता है। जो भी पंचायतों में या फिर ब्लॉक लेवल पे जो विकास संबंधित कार्य होता है, निर्माण संबंधित, वो सर वीडियो देखता है। भ्रष्टाचार का मुद्दा काफी छाया हुआ है अभी, राजस्थान में भी ऐसी भी काफी सक्रिय है। क्या आपको लगता है ऐसा कि प्रशासन में इतना भ्रष्टाचार है कि आए दिन अखबारों में खबर छपी रहती है कि कभी कोई अधिकारी पकड़ा गया, कभी कोई पकड़ा गया? जी सर, प्रशासन में कुछ लोग होते हैं ऐसे सर जो पकड़े जाते हैं, जिसकी वजह से सर पूरा प्रशासन बदनाम होता है सर। आपको क्या लगता है, पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन में भ्रष्टाचार है या नहीं है? जी सर, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि पूर्ण तो नहीं है, उसमें कुछ लोग जरूर सर जो उनका मनोविकार उस हिसाब से होता तो भ्रष्टाचार के सर उसमें संलिप्त रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है जहां तक सर प्रशासन में ईमानदार लोगों का खूब सम्मान है सर। अभी कोई बड़े पुलिस अधिकारी पकड़े गए हैं किसी ऐसे ही किसी कृत्य के कारण, जो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ भी है और नैतिक कार्य भी उन्होंने किया है? जानकारी है आपको इसकी? जी सर, मैं याद कर पा रहा हूँ सर, एक एसपी थे सर, नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, वो एक रोड संबंधित कार्यों में आ, घुस के मामले में पकड़े गए सर। और एक सर पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी भी पकड़े गए जो सर महिलाओं की इज्जत से संबंधित लूटने से संबंधित हाँ, उनके ऊपर उन्हीं आरोप लगे सर। उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं।
तो उनके ऊपर राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की है इनके ऊपर? जी सर, राज्य सरकार ने बहुत तत्परता दिखाई सर उसके ऊपर, क्योंकि एक महिलाओं से उनके सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा था सर। तो उन्होंने सीधा बर्खास्त करने की अनुच्छेद 311 के तहत कार्रवाई की सर। लेकिन उससे पहले अब ये जरूरी था कि सर प्रोसेस के रूप में कि उनको वीआरएस दिया जाए। तो आज सर अखबार में, न्यूज में मैंने जहां तक पढ़ा, वीआरएस की सर चर्चा चल रही है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि पहले सरकार ने विधानसभा में ये घोषणा कर दी थी कि उनको बर्खास्त किया जाएगा तत्काल, और दूसरी तरफ उनको अभी वॉलेंट्री वीआरएस दी जा रही है, तो वीआरएस देकर के तो उनको सारे फायदे दिए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार थोड़ी नरमी से पेश हो रही है उनके लिए? ये सर जहां तक मुझे लग रहा है कि जिस कम समय में सरकार ने ये घोषणा की, सरकार सर बहुत कोई सर नरमी नहीं, अपराधी के साथ नरमी नहीं बरतना चाह रही सर। लेकिन एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता सर, कि एक लीगल रूप से काम किया जाए, उसके लिए सर वो तो प्रोसेस करना ही पड़ेगा सर। तो बर्खास्त करना और एक इनको वॉलेंटियर रिटायरमेंट देना, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या फर्क रहेगा? सर नॉर्मल बर्खास्त करने में जो आरोपी होता है उनकी बात सुनी जाती है, उनको पक्ष रखने का समय दिया जाता है, और सर काफी लंबे समय तक उसकी कार्रवाई चलती है। लेकिन यदि उसको बिना सुने सीधे बर्खास्त करना चाहते हो, तो मुझे लगता है सर ये प्रोसेस में कुछ ऐसी चीज है सर वीआरएस की। नहीं, अभी जैसे इनको बर्खास्त कर दिया जाता तो क्या इनको इनके जो पेंशन के लाभ है या सेवानिवृत्ति के जो लाभ लाभ मिलना चाहिए वो मिलता है इनको बर्खास्तगी में? माफी चाहूंगा सर, इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है सर सेवा नियम की। आपने अनुच्छेद 311 की बात की है, क्या प्रोविजन है इस अनुच्छेद में? जी सर, ये सिविल सेवकों से संबंधित प्रोविजन है सर। इसमें सिविल सेवकों को कुछ संरक्षण दिया गया है सर। यदि उनको नियुक्ति से हटाया जाए तो कम से कम जो नियुक्त करता है उससे ऊपर लेवल का अधिकारी होना चाहिए कार्रवाई के समय। या फिर यदि उसको बर्खास्त किया जाता है तो एक बार उसको सुनने का मौका उसे दिया जाना चाहिए सर। अंतिम प्रश्न है मेरा, राज्यसभा की दो विशेष शक्तियां बताइए जो कि लोकसभा को प्राप्त नहीं है। जी सर, राज्यसभा की अनुच्छेद 249 के तहत विशेषज्ञ ये है कि सर वो कोई भी नई अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज को सर्जन करना चाहते हैं तो वो प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जाता है सर। सर अभी मैं और है सर, लेकिन याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। ओके, बहुत अच्छा नरसिंह जी। नेक्स्ट, हनुमान जी। जी सर। नरसिंह जी, नमस्ते सर। आपने 12th क्लास में आपके सब्जेक्ट जो स्ट्रीम थी वो साइंस स्ट्रीम थी, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। जी सर। और फिर आपने ग्रेजुएशन में बीए किया, ऐसा क्यों आपने साइंस स्ट्रीम को छोड़ के इस और रुख क्यों किया? जी सर, 12th में मेरी साइंस मैंने इसलिए ली थी कि मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ सर, और मुझे जल्दी रोजगार चाहिए था। तो मेरा सर ये था कि मैं डिप्लोमा करूंगा सर फार्मेसी में, और मुझे जल्दी रोजगार मिल जाएगा। लेकिन सर जब 12th की तब मुझे पता चला कि मेरी एज कम है सर। तो उस वक्त मुझे बीएसटीसी में एडमिशन लेने का मौका मिला सर, और मैं बीएसटीसी करके 2012 से टीचर बन गया सर। उसके बाद में मैं सर आर्ट्स स्ट्रीम आया सर। अच्छा, आप टीचर 2012 से टीचर, फिर आपने टीचिंग जो करियर में कहाँ तक, अभी आप वर्तमान में क्या कार्य करते हैं? जी सर, मैं अभी टीचर हूँ सर। फर्स्ट लेवल, सेकंड, क्या, किस लेवल, थर्ड लेवल, क्या? सर मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक फर्स्ट लेवल पोस्ट पे कार्यरत हूँ सर। अच्छा, तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में। आपका जो ये अनुभव है, लंबा अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में, इसका आप प्रशासन में किस तरह से उपयोग करेंगे? जी सर, यदि प्रशासन में मैं सर जो अभी अनुभव है मैं उनका अच्छी तरीके से सर शिक्षा क्षेत्र को जानता हूँ, तो मैं उनमें सुधार के लिए इस अनुभव को अच्छी तरीके से काम करूंगा सर। जैसे अभी मुझे लगता है कि जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में फर्क है, उनकी वजह है सर जो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट स्कूल है वो कम्युनिटी से अच्छी तरीके से जुड़ नहीं पा रहे हैं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि सर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर कहीं भामाशाह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर कम है स्कूलों में वो बढ़ाऊं सर। जो भी कमी है सर वो अच्छी तरीके से मैं सुधार कर पाऊंगा सर। आप तो क्या आप मानते हैं कि जो सरकारी स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूलों से पिछड़ रहे हैं? जी सर, यदि नामांकन की बात करें, कुछ रिजल्ट की बात करें, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सरकारी स्कूलें पीछे रह रही सर। लेकिन अब हाल ही में 2-3 सालों में सर सरकारी स्कूलों ने बहुत ही अच्छा सर प्रोग्रेस किए हैं सर। इस पिछड़ने के पीछे रीजन क्या मानते हैं आप? क्यों ये सरकारी जी स्कूलों में जिम्मेदारी नहीं निभाते टीचर, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो, आज जैसा कि आप बता रहे हैं कि उनके उसमें रुचि कम होती है, क्या सही है?
हाँ सर, इसमें सर जो सुपरविजन होता है सर, जो प्राइवेट स्कूल में होता है वो सीधे लोगों से फीस लेता है, तो सर उसका सीधा जुड़ाव होता है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में सर ऐसा प्रावधान है एसएमसी का, लेकिन सर एसएमसी के लोगों के पूरा जागरूक नहीं होने और पूरा उनको इस शिक्षण मैनेजमेंट का अनुभव नहीं होने के कारण सर वो इतनी प्रभावी तरीके से स्कूल में अपना मैनेजमेंट नहीं कर पाते सर, सरकारी मशीनरी से नहीं जुड़ पाते हैं सर। तो वो गैप कहीं ना कहीं सर टीचरों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता पर दिखता है सर। आपने इस दौरान आपने क्या कार्य किए शिक्षा के क्षेत्र में, क्या अच्छे कार्य किए अपनी जो करियर के दौरान, आप हम बताएंगे कुछ? जी सर, मेरी स्कूल में मैंने नामांकन बढ़ाने के लिए सर मेरी जो कम्युनिटी, जो स्कूल की कम्युनिटी है ढाणी है, वहाँ गया सर, मैंने जिम्मेदारी ली, बच्चों को भेजे सर, तो नामांकन बढ़ाए हैं काफी। और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में सर चार दीवारी नहीं थी, तो वो चार दीवारी बनवाने का काम किया सर। और भी सर स्कूल को सुंदर बनाने के लिए मैंने एक गार्डन भी बनाया सर। अच्छा, बहुत अच्छा। जो सरकारी स्कूलें हैं उसमें जैसे नामांकन बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, और जैसे कि जो मिड डे मील प्रोग्राम है या फिर और भी अन्य, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो सरकारी स्कूल है वो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ने के पीछे ये मिड डे मील जैसी योजनाएँ हैं, जिसमें कि पूरा उनका जो समय है पढ़ने की बजाय इन अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा जोर रहता है। क्या आप भी मानते हैं कि ऐसा है? इन योजनाओं का ये प्रभाव रहता है? जी सर, इन योजना की वजह से शिक्षकों का कुछ समय तो जाता है, लेकिन पूर्णतः इनको जिम्मेदार नहीं माना जा सकता सर। इनके सर अलग से कुकम हेल्पर होता है, जरूर उसे 15 से 20 मिनट एक टीचर को जो उनको मेंटेन करता है डॉक्यूमेंट, उनको देना पड़ता है सर, लेकिन पूर्णतः इनको जिम्मेदार नहीं माना जा सकता कि इनकी वजह से नामांकन कम हो रहा है या पढ़ाई कम हो रही है। इनका जो मिड डे मील योजना जैसी योजनाएँ हैं, उनका शिक्षा के क्षेत्र में क्या रोल रहा है? जी सर, स्कूल एजुकेशन। जी सर, बहुत ही अच्छा रोल रहा है। इससे बच्चों का जो कुपोषण की समस्या थी, तो बच्चों को एक ताजा खाना मिलता है, दिन का एक समय फल मिलता है, दूध मिलता है, तो सर उनका कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव दिख रहा है सर। इसके अलावा सर बच्चों का ठहराव सुनिश्चित हुआ है, नामांकन भी ज्यादा बढ़ा है सर। अच्छा, अभी हाल ही में आपने बजट पढ़ा राजस्थान सरकार का, उसमें शिक्षा के क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किए गए। बताएँगे हमें कुछ 4-5 पॉइंट? माफी चाहूंगा सर, मैंने अभी डिटेल से नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन मुझे सर थोड़ा बहुत नॉलेज है कि स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके ऊपर और काम किया जा रहा है सर। अच्छा। एक राजस्थान सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि जीरो बजटिंग की उसमें कुछ अवधारणा थी। उसके बारे में जानते हैं कुछ, जीरो बजट क्या होता है? सर मैंने पढ़ा है, लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा। हालिया अगर समय में देखें तो राजस्थान में ये बलात्कार की घटनाएँ बहुत अधिक हो रही है। इसके पीछे क्या रीज़न मानते हैं आप? क्यों ये घटनाएँ अ, बढ़ रही है? जी सर, लगा सर अभी काफी समय से चर्चा चल रही है सर, लेकिन मुझे लग रहा है कि समाज में कुछ नैतिक मूल्यों की कमी की वजह से सर, और लोगों के विकार सर ग्रसित होने की वजह से ये घटनाएं बढ़ रही है सर। ये अभी हाल ही के समय में क्यों ऐसा है कि नैतिक पतन हो रहा है? पहले ऐसा क्या था और अब ऐसा क्या परिवर्तन आया जिसकी वजह से नैतिक पतन हुआ है और ये घटनाएँ बढ़ी? जी सर, मुझे लगता है कि ये एक पूरा समाज से जुड़ी हुई चीज है, तो ये कोई चीज अचानक एकदम घटित नहीं हो सकती सर। ये धीरे धीरे सर अपने विकराल रूप में आ रही है सर, जो धीरे धीरे काफी समय हम देख रहे हैं कि एक समाज में नैतिक रूप से पतन हो रहा है सर, वो धीरे धीरे अब इन घटनाओं के रूप में परिणित हो रहा है सर। तो आपको क्या लगता है कि ये भविष्य में और बढ़ने की संभावना है? ऐसे तो धीरे-धीरे ये बढ़ रही है तो फिर? जी सर, इसके लिए हमको सचेत होकर जागरूकता लानी चाहिए सर, इनको रोकने के लिए काम करना चाहिए, तो सर उससे इनको रोका जा सकता है सर। अगर आप एक किसी क्षेत्र में एसडीएम हो और इस तरह की घटनाएँ आपको देखने को मिलती है, तो उनको रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? क्या-क्या आप अपने स्टेप उठाएँगे, जिससे कि समाज में इस तरह की जो नैतिक पतन को भी रोका जाए और इस तरह की घटनाओं को भी रोका जाए? जी सर, मैं मेरे क्षेत्र में सर 3 स्तर पर कार्य करूँगा सर। मेरी बताइए। फर्स्ट प्रायोरिटी कि सर जो भी लंबित मामले हैं इन ऐसी घटनाओं से संबंधित, तो मैं पहले उनको प्रायोरिटी दूँकर उनको सॉल्व करूँगा सर, और जो भी अपराधी है उनको सज़ा दिलाऊँगा सर, ताकि एक समाज में संदेश जाए कि ऐसा काम करेगा उसको सज़ा भुगतनी पड़ेगी।
सेकंड बात, यदि सर कोई ऐसा नया मामला आए तो मैं उनके लिए सर ऐसा एक सहज मतलब अवेलेबिलिटी दूंगा सर, ताकि वो कोई भी ऐसी घटना हो तो जल्दी से हमारे तक उनकी सूचना पहुंचे और हम कार्रवाई कर सके। थर्ड चीज है सर कि मैं समाज के बीच में जाऊंगा, स्कूलों में जाऊंगा और लोगों में एक सोच चेंज करने के लिए सर अभियान चलाएंगे। उसमें सोशल मीडिया की भी हेल्प लेके जाएंगे, ताकि लोगों में अवेयरनेस आएंगे कि इन घटनाओं से क्या नुकसान होता है, यदि ऐसी घटनाएं नहीं हो तो हमारा समाज कितना आगे बढ़ सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट मेंबर प्लीज। थैंक यू सर। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैम। ठीक है। अच्छा, आज 21 मार्च है, क्यों क्यों फेमस है आज का दिन? मैम 21 मार्च को पिछले वर्ष 2020 को लॉकडाउन लगा था, तो आज सर 1 वर्ष हो गया, तो वो उस चर्चा की वजह से काफी आज फेमस वो। अच्छा, आपकी हॉबी गार्डनिंग भी है और इससे रिलेटेड ही कुछ कोई डे है आज? सॉरी मैम, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए ठीक है। आज के अखबार की मुझे कोई 2 इंटरनेशनल, 2 नेशनल और 2 रीजनल खबरें बताइए। मैम नेशनल खबरों में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी इसमें सर रिजर्वेशन के ऊपर में हम उसके ऊपर चर्चा चल रही है। वो राज्यों से पूछ रहे हैं और उसमें कुछ सीमा संबंधी जो एक 50% सीमा आरक्षण की जो एक सीमा है उसके ऊपर चर्चा चल रही है मैम, उसके बारे में पढ़ा मैंने न्यूज में। बाकी अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ मैम। चलिए ठीक है। अच्छा, ये 50% वाली जो सीमा है वो कौन से वाद में आई थी? ये इंदिरा साहनी वाद में आई थी मैम। इंदिरा साहनी वाद में आई थी। और क्या क्या बोला इस वाद में, और क्या क्या डिसीजन दिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने? हम इस डिसीजन में 3 से 4 पॉइंट में मुख्य तरह, एक तो ये 50% सीमा का, और भी पॉइंट है मैम, लेकिन मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप जोधपुर से बिलोंग करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि जोधपुर की कितनी तहसील पाली के संसदीय क्षेत्र में आती है? मैं मुझे एक 5 सेकंड सोचने के लिए चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, टेक योर टाइम। मैम 3 तहसील हैं जो पाली संसदीय क्षेत्र के अंदर आती हैं। अच्छा, कौन कौन सी? बिलाड़ा, पीपाड़ और भोपालगढ़। श्योर हैं आप? सॉरी मैम, आगे ओसिया क्षेत्र भी आता है, मैं अभी जस्ट रिकॉल कर पाया हूँ। चलिए ठीक है। अभी राजस्थान गवर्नमेंट का बजट भी आया है, तो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या क्या प्रोविजन है? राजस्थान अभी बजट में जोधपुर के लिए प्रशासनिक रूप से मैम 2 उपखंड कार्यालय, एक तहसील कार्यालय और 2 उप तहसील कार्यालय दिए गए। इसके अलावा एजुकेशनल क्षेत्र में पिफाड़ के अंदर एक कॉलेज और बिलाड़ा के अंदर एक पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज, और यदि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भोपालगढ़ से खेड़ापा तक का एक स्टेट हाईवे भी दिया गया। इसके अलावा भी कई चीजें दी गई, मैं हम अभी इतनी रिकॉल कर पा अच्छा, रहा हूँ। इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण प्रावधान जो इस बार वाले बजट में किया गया हो? सॉरी मैम, अभी याद नहीं इंडस्ट्रियल कर पा रहा हूँ। कॉरिडोर से रिलेटेड। चलिए ठीक है। अच्छा, आप मुझे जोधपुर की कोई 5 सांस्कृतिक विशेषताएं बताइए। मैम जोधपुर अपने सांस्कृतिक विरासतों के लिए जाना जाता है, जिसमें यहाँ कभी जोधपुर की जो अपनाइत की संस्कृति है, मदद करने की जो संस्कृति है, उसके लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो झांकियाँ और मेले हैं, जैसे दिंगा गौर का मेला, वीरपुरी का मेला, इसके लिए जाना जाता है। इसके अलावा ये जोधपुर एक कलाकारों का नगर कहा जाता है। यहाँ पर लंगा मांगनियार उनके कार्यक्रम होते रहते हैं। इनके अलावा यहाँ पर मंदिर भी है, ओसिया का मंदिर, बिलाड़ा का आई माता का मंदिर, इसके लिए भी जाना जाता है। चलिए ठीक है सर। अभी सर वर्तमान में दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू चल रहा है पावर्स को लेकर। क्या क्या इशू है सर वो? और अभी हाल ही में लोकसभा में एक बिल पास किया है इससे रिलेटेड, उसके बारे में जानकारी है आपको? हाँ जी मैंने उसके बारे में पढ़ा है। ये एक दिल्ली एक एनसीआर क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल रीजन, उसमें उपराज्यपाल की पोस्ट और जो मुख्यमंत्री के अधिकार है उनके थोड़ा बीच में अभी पहले तनाव रहा है, तो उनको स्पष्टीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश थे उनके अनुसार इसमें भी एक बिल लाया गया, जिसमें ये बात की गई कि उपराज्यपाल के कौन से अधिकार होंगे और मुख्यमंत्री के कौन से अधिकार होंगे।
अच्छा, जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था इससे रिलेटेड, तो उसमें तो कहा गया था कि जो सीएम है उनकी बात मानी जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि ये जो बिल है वो लोकतंत्र की भावना पर कुठाराघात करता है? मैम इसमें ये ये कहा एनसी गया है कि हाँ हाँ बोलिए। मैम जो एनसीआर क्षेत्र होता है, वो वैसे जो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बैठती है, संसद रहती है, तो इसमें वहां के लोगों को लोकतंत्र रूप से जो सरकार चुनी जाती है उनको अधिकार तो दिए जाने चाहिए, लेकिन उन दोनों के बीच में कहीं तनाव न उत्पन्न हो जाए। इनके लिए कुछ अधिकार उपराज्यपाल के रहने चाहिए ताकि वहां पर जो कानून या व्यवस्था है वो बराबर बनी रहे। अच्छा, चलिए ठीक है। अभी जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी है वो इंडिया विजिट पे हैं, तो आप इसे किस रूप में देखते हैं? पार्डन मी मैम, मैं सुन नहीं पाया। अभी जो यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी है, क्या नाम है उनका? अभी इंडिया के विजिट पे हैं वो। मैम नाम तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा कि अभी इंडिया में विजिट में है। चलिए ठीक है। अब मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, आप बताएं कि कोरोना के केसेस अभी क्यों बढ़ रहे हैं? जैसे आज जोधपुर में 10 बजे से फिर 10 से 5 बजे तक लॉकडाउन भी इस वजह से लगाया गया है। तो अभी रिसेंटली इतने केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? मैम ऐसा माना जा रहा है कि ये सेकेंड वेव आ रही है मैम, और कुछ जो अब सावधानी रखनी चाहिए उसमें कहीं लूजता भी इसका एक कारण है कि उसी वजह से भी केस बढ़ रहे हैं। चलिए एक ठीक है। एक दो क्वेश्चन और है मेरे, गा- नरसिंह जी। थैंक यू आप मैम। जी सर। ज्योग्राफी आपका विषय रहा है, आप भूगोल के हिसाब से आज का दिन बताइए क्यों महत्वपूर्ण है? माफी चाहूंगा सर, आज के दिन के बारे में तो मैं कुछ रिकॉल नहीं कर पा रहा। 21 मार्च कुछ याद कर पा रहे हैं आप? 21 मार्च, 21 जून, ऐसे कुछ दिन आते हैं। 21 जून तो सर मैं याद कर पा रहा हूँ, योगा दिवस है सर। 21 मार्च तो मैं अभी रिकॉल नहीं कर भौगोलिक पा रहा हूँ। भौगोलिक दृष्टि से पूछ रहा हूँ मैं। चलो ठीक माफी है। चाहूँ। हॉबी बताइए, हॉबी क्या है? किचन गार्डनिंग है सर। किचन गार्डनिंग। क्या होता है किचन गार्डनिंग? जी सर, जो घर में सब्जियां की रिक्वायर रहती हैं वो सब्जियां सर घर पे ही मैं उगा रहा हूँ सर, ये मेरी हॉबी है। तो ये तो आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, आपको घर में उगाने की कहाँ जरूरत है? आपके तो खेत होगा, कुआं वगैरह भी होंगे, वहाँ उगा सकते हो आराम से। ये हॉबी आ, कैसे हो सकती है? एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति की हॉबी किचन गार्डनिंग कैसे हो सकती है? आप तो ये बताइए मुझे। जी सर, मैं ग्रामीण क्षेत्र से जरूर रह रहा हूँ, लेकिन सर यहाँ पर हमारे पानी की समस्या है सर। ट्यूबवेल वगैरह नहीं है सर। जल स्तर बहुत नीचे चला गया, तो सर खेतों में हमारे अभी सब्जियां नहीं उग रही, तो सर मैं घर में ही सब्जियां उगा कर सर इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हूँ सर, और मैं हॉबी के रूप में सर इसको डेवलप किया है सर। ठीक है। आपके आसपास कोई बड़ी नदी है आपके गांव के आसपास? जी सर, जोजरी नदी है सर। लास्ट बार कब उस नदी में पानी आया था? लास्ट बार सर डेट तो मैं एग्जिट याद नहीं कर पा रहा सर। अब की बार जो वर्षा सीजन थी इसमें आया था सर। ठीक है नरसिंह जी, बहुत अच्छा, बहुत थैंक अच्छा। यू सर। फीडबैक मैं शुरू कर देता हूँ। सर आपका बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा फ्लो है, और थैंक यू सर। अनुशासन आपके चेहरे से झलक रहा है, और एक आपका जो आत्मविश्वास बहुत शानदार लग रहा है ना? फेस एक्सप्रेशन आपके बहुत ही अच्छे हैं। और जी सर। कोई भी मेरी तरफ से कोई भी ऐसा सुझाव नहीं है कि आप उसमें बदलाव करो या आप ये करो वो करो, कुछ भी नहीं है। आप जैसे नेचुरल हो वैसे बने रहो। बस फैक्ट्स वाला चीज़ें थोड़ी और कुछ देख सकते हो आप, अगर देखना चाहो तो। जैसे डेविड लॉयड वो है जो सेक्रेटरी थे, और 21 मार्च में आज दिन और रात बराबर होते हैं, कुछ ऐसा है आज के दिन। आप उसको बिल्कुल देख सर, ले, बिल्कुल 21 सर, मार्च। बिल्कुल महत्वपूर्ण हाँ पॉइंट है। हाँ हाँ। तो जिस दिन जाएं उस दिन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें देख लीजिए। बाकी बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट थैंक हनुमान यू जी। सर। हाँ अनीता जी, आप बता दीजिए। हाँ जी सर। सर बढ़िया है, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा आपका इंटरव्यू, और माफी चाहूंगा कॉन्फिडेंटली। मैम, मैं आपने जो 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 टॉपिक लिए वो मैंने अभी छोड़ रखे हैं पढ़ने के लिए बजट, तो मैं आंसर नहीं कर पाया अच्छी तरीके से। नहीं नहीं सर, वो जरूरी नहीं है कि हम हर एक क्वेश्चन का आंसर करें। और आप जो मना भी कर रहे थे ना, वो इतना बढ़िया तरीके से कर रहे थे कि मतलब
मुझे बड़ा अच्छा लगा सर। और थैंक यू मैम। ये सर देख लीजिए कि जो पाली की संसदीय क्षेत्र में आती है ना, तो पिपाड़ हाँ, नहीं है सर, बाकी ठीक है, ओसिया, भोपालगढ़, भिलाड़ा, ये तीनों है। पिपाड़ मैम अभी नई बन गई है, पेपर में पिपाड़ के रहने वाला हूँ, पाली संसदीय क्षेत्र में आती है, नहीं है। अच्छा, फिर ठीक है सर, तो इसका मुझे आइडिया नहीं है सर, क्योंकि जो मैंने लिखी हुई है वो तो यही है। आप बताएं सर, महावीर जी आप बताएं। नहीं, ये सही कह रहे हैं मैम। पहले बिलाड़ा और ये एक ही था। बिलाड़ा में आता था पीपाड़, तो अभी पीपाड़ भी तहसील नया बन गया ना, ये विधानसभा क्षेत्र, अच्छा। विधानसभा क्षेत्र है ना नया। विधानसभा क्षेत्र 3 है पाली संसदीय क्षेत्र में, हम्म। एक बिलाड़ा, एक गोपालगढ़, ओसिया। हाँ लेकिन तो जो ये पिपा तहसील क्षेत्र बिलाड़ा और गोपालगढ़ के बीच में पड़ती है। हाँ हाँ तहसील है। तो तहसील पूछे तब तो हैं ये चार हैं, तहसील हाँ, चार, चार आठ। तहसील तो 4 है और विधानसभा 3 है। विधानसभा क्षेत्र तीन है ना, जो पार्लियामेंट साहब। जी सर, बाकी सर बढ़िया है। आज सर इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट है, तो ये थैंक यू मैम। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। सर सर पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपका जो आप आंसर देते हो, जो आपके चेहरे पर पूरे इंटरव्यू में जो मुस्कान बनी रहती है, वो आपका सबसे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट लगा मुझे। बाकी जी सर, अब कुछ बात काम किया तो। और कुछ अच्छे से आप आंसर कर रहे हो, एक फ्लो अच्छा है आपका, बोलने का तरीका भी अच्छा लगा। कुछ पॉइंट है जैसे कि वो बजट, जैसे आपने पढ़े नहीं, ये कुछ पॉइंट तो आप पढ़ेंगे तो ये सब आंसर हो जाएंगे। जैसे बजट है, बजट से संबंधित जो प्रावधान आपको पढ़ने की जरूरत है अभी। और कुछ जैसे जीरो बजट का मैंने पूछा, वो पिछले बजट में भी बात की गई थी। और सरकारी स्कूलों को कभी हमें कमतर नहीं आंकना है सर, ये बात मैंने नोट की कि आपने कहा कि सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो वो थोड़े पीछे। अपन को पॉजिटिव ही रहना हमेशा, कि सरकारी स्कूल सबसे आगे है। पीछे अगर आपको लग रहा है कि कहीं पीछे, फिर भी अपन को नहीं कहना है, कि अपन कहना है कि सरकारी स्कूल है। अभी का रिजल्ट देखें तो जैसे पिछली बार का 10th का रिजल्ट था, उसमें सरकारी स्कूल का बच्चा टॉपर था। अब तो वो सरकारी स्कूल बहुत आगे आ रहे हैं, तो अपन को पीछे जाना ही नहीं है, अपन को कमतर नहीं मानना है कि सरकारी स्कूल कम है। और आप तो एक टीचर हो, तो आप तो नहीं जी मान सर। सकते बिल्कुल, आप तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि सरकारी स्कूल कम है। जी सर। इसलिए हम ये इस बातों पर हमेशा पॉजिटिव। और जो बलात्कार की घटना है, मुझे लगता है कि अभी उसके लिए जो आपने रीजन बताया, उससे मुझे लगता है और थोड़ा सा और पढ़ेंगे आप, पता चलेगा कि कुछ और रीजन है जिसके कारण हम अभी घटनाएं बढ़ रही बिल्कुल सर, है। इसमें पढ़ने की जरूरत है सर। जैसे कि जो केस दर्ज हो रहे हैं, वो सबसे, अब केस दर्ज ज्यादा हो रहे हैं, इसके कारण ये सब हो रहा है। पहले केस दर्ज होते नहीं थे तो घटनाएं सामने नहीं आती थी, अब जागरूकता के कारण केस दर्ज हो रहे हैं तो घटनाएं सामने आ रही है। ऐसा हम कह सकते। बाकी बहुत अच्छा है, ऑल ओवर अच्छा है, पॉजिटिव आप आंसर कर रहे हो, सब अच्छा है। बाकी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।